अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के इल्म है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन लेने का फ़ैसला किया है, तो उसमें पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है कि अब आपका पेपर 50% वेटेज के हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो वेटेज होता था वो 20% होता था। 20% से मुराद अगर 100 नंबर का पेपर होता था तो उसमें 20 मार्क्स MCQs के होते थे। अगर 50 मार्क्स का पेपर होता था तो उसमें 10 मार्क्स MCQs के होते थे। लेकिन अब उन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। अब MCQs का वेटेज बढ़ा दिया है। अगर कोई सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है उसमें 50 मार्क्स के MCQs होंगे, और अगर कोई सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंगली 25 MCQs होंगे। 75 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में आपके MCQs 37 या 38 रखे जाएंगे। अब हम इस चीज़ को आज इस सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाने से आपका एग्जामिनेशन आसान हो गया है या मुश्किल हो गया है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए आसानी हो गई, लेकिन अगर आप इसका ज़रा बैकग्राउंड देखें तो मेरे ख़्याल से ये अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब आपको थॉरली तमाम बुक्स अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है और मल्टीपल चॉइस पेपर में एक फ़र्क बेटा ये होता है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के उस क्वेश्चन में अगर आप कुछ आंसर लिख देते हैं, किसी हद तक वो सही होता है, किसी हद तक गलत होता है, तो जिस हद तक वो क्वेश्चन आपका सही है उस हद तक आपको उसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और वो 60% सही है तो आपको उसमें 60% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डू और डाई वाली बात होती है। अगर आपका आंसर सही है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग, आपका पेपर बहुत खूबसूरत हो, बाजार साफ़ सुथरा काम किया हो, लेकिन अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उस पर आपको नंबर 0 मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये एक रिस्की एलिमेंट हो गया है कि या तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे या बहुत ख़राब स्कोर करेंगे। दूसरी बात कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे इससे पहले भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक चैप्टर समझ के या क्वेश्चन समझ के या कंपलसरी सेक्शन समझ के उसकी तैयारी नहीं करते, या बहुत ज़्यादा हो गया तो पास पेपर उठा लिए, 10 सालों के MCQs को सॉल्व कर लिया, उसका सोल्यूशन देख लिया। हम उसको एज अ प्रॉपर क्वेश्चन या एज अ प्रॉपर चैप्टर तैयार नहीं करते। याद रखिएगा, जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट का और आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि उस सब्जेक्ट में आपने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं, उन चैप्टर्स में टॉपिक्स क्या थे, उन टॉपिक्स की थ्योरी क्या है, डेफिनेशंस क्या है, सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपको थॉरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे करते भी, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो डिफरेंट जगहों से MCQs इकट्ठे करके उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी कैसे की जाए। अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसलिए हो गई है कि आपका 50% पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, 50% पेपर आपका MCQs पे मुश्तमिल होगा। अब ये MCQs बनते कैसे हैं, तैयारी कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे MCQs अटैम्प्ट करने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके काफ़ी नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ MCQs। MCQs बेटा जब भी आप तैयार करें, MCQs याद रखिएगा आपके सिलेबस के अंदर से ही बनते हैं। MCQs जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, उसी के अंदर से, सिलेबस के अंदर से ही होते हैं, उससे बाहर नहीं होते। अब उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, MCQs बनते कैसे हैं, अगर हम इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं अपनी बुक्स में से तो कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को 3 स्टेप्स सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपके MCQs बनेंगे वो तमाम के तमाम डेफिनेशंस जो किसी भी सब्जेक्ट की आप लोगों ने पढ़ी हैं उसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तमाम चैप्टर्स की डेफिनेशन का अच्छी तरह अंदाज़ा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकनॉमिक्स में आपके चैप्टर्स कितने हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स का सेक्शन कितना है, मैक्रो का कितना, पूरा कंटेंट सिलेबस आपको मिल चुका है।
अगर फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं डिमांड, तो डिमांड क्या है, डिमांड के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस क्या हैं, फिर उसके साथ साथ डिमांड के टाइप्स कितनी हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को अच्छी तरह डेफिनेशंस में आना चाहिए। या अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग अगर फर्स्ट ईयर लेवल की आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या हैं, अकाउंट का बैकग्राउंड क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं। फिर जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड्स क्या हैं। इसी तरह अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे अप्लाई होता है, ये सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, बनाए जाते हैं, वो आपके प्रोसीजर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब आप ग्राफ बनाते हैं, फ़र्ज़ किया आप एक सप्लाई कर्व बना रहे हैं, सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है, डिमांड कर्व जब ड्रॉ करते हैं उसकी शेप क्या होती है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे ड्रॉ होता है, ये सब आप परफॉर्म करते हैं। या बिजनेस मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा चैप्टर है, उसमें फॉर्मूले कौन से हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, स्टेप्स आपको पता हो, ये आपके प्रोसीजर्स है। अकाउंटिंग आप करते हैं, जर्नल्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, कैसे बनती है ये सब आपको पता है कि जर्नल से अमाउंट लेजर में कैसे ट्रांसफ़र की जाती है, लेजर में बैलेंस कैसे निकाला जाता है, वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कैसे ट्रांसफ़र होता है। दीज ऑल आर योर प्रोसीजर्स। या आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, सिंगल एंट्री पढ़ रहे हैं, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न आप पढ़ रहे हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये सारे प्रोसीजर्स जो आप करते हैं उसको अच्छी तरह जहन में रख के करना है। और थर्ड नंबर पे जो एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे पास, वो होते हैं 1 मिनट कैलकुलेशंस, शॉर्ट कैलकुलेशंस। यानी कि आपको 2-3 ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिसमें से आपने एक अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटीज़। अब इन 3 में से कोई 2 आपको दे देंगे, तीसरा आपने कैलकुलेट करना होगा। और ये कैलकुलेशन बहुत आसान सी होती है, 1 मिनट कैलकुलेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हर एमसीक्यू आपको 1 मिनट में अटैम्प्ट करना होता है। तो ये एमसीक्यू आप बड़े आराम से 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, उस पर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपसे। एमसीक्यूज़ में आपको आंसर दिया होगा, जस्ट आपने वो आंसर लिखना होगा। कैलकुलेशन आप किसी पेपर पर करें या ना करें, डायरेक्टली कैलकुलेटर पर करें, उसके मार्क्स नहीं होते। ठीक होगी बात। तो जब भी आप लोग कोई चीज़ पढ़ें तो उसको आंखें खोल के पढ़ेंगे, ये आपके ऑटोमेटिकली सारी एरियाज को कवर कर देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं कि एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कैसे करें, एमसीक्यूज़ का ड्यूरेशन कितना होगा। अच्छा, इस पे बेटा 2-3 मैं आपको बुक्स दिखाना चाहता हूँ जो प्योरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं कि हमारे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। कॉमर्स वालों के ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होते हैं, अकाउंटिंग हो गया आपका, बिजनेस मैथ्स हो गई, ज्योग्राफी, बैंकिंग, स्टैट्स, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कॉमर्स के स्टूडेंट ने ऑप्ट किए हैं। अब उसके ऊपर डिफरेंट बुक्स लिखी गई हैं। अब ये बुक्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट राइटर्स ने लिखी हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स ने लिखी हैं। इसमें सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो प्योरली अकाउंटिंग के ऊपर लिखी गई हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल के ऊपर, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ आपको अवेलेबल होंगे। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, सातों, इंक्लूडिंग इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो प्योरली कॉमर्स के चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी गई हैं। फर्स्ट ईयर के लिए पीओसी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथ, सेकेंड ईयर के लिए बैंकिंग, सीजी, स्टैट्स एंड अकाउंटिंग। तो जिस तरीके की बुक्स आपको चाहिए आप उससे परचेज़ करते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज़ हैं और वो एमसीक्यूज़ जब आप सॉल्व करेंगे ये आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे क्लासरूम के अंदर तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आप घबराएंगे नहीं, आपका जहन बिल्कुल वाज़ेह क्लियर होगा। जो आप जैसे आप एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके आंसर्स क्या हैं। दूसरी बात, हाउ टू अटैम्प्ट एमसीक्यूज़ इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कैसे करें ये बात ध्यान में रखिएगा। बोर्ड में बहुत दफ़ा हमने देखा, मुझे अफसोस भी होता है कि बच्चे अच्छा काम करते हैं लेकिन प्रॉपर काम नहीं करते।
ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास डिफरेंट कोड्स के MCQs होते हैं। कोड क्या है? कोड इज़ बेसिकली ऑर्डर, कोड इज़ अ सीक्वेंस। कोड का मतलब होता है खास तरतीब। अगर आपके पास 50 MCQs हैं, उन 50 MCQs को 5 डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, जिसको हम एक कोड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंटिंग में 5 डिफरेंट कोड्स होते हैं, AC1, AC3, 5, AC9, AC13 और AC17। ये अकाउंटिंग के कोड्स होते हैं MCQs के। अब उसमें होगा क्या कि जिस सीक्वेंस में फर्स्ट कोड में MCQs हैं, सेकंड में उसकी डिफरेंट सीक्वेंस होगी, थर्ड में डिफरेंट सीक्वेंस होगी, फोर्थ में डिफरेंट सीक्वेंस है, फिफ्थ में डिफरेंट सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि आपको जो आंसर शीट मिली है, आपने सबसे पहले राइट कॉर्नर में हाईलाइट करके अपना अकाउंटिंग का या इकोनॉमिक्स का या इंग्लिश उर्दू जो भी है उसका कोड आपने लिख देना है। बाज़ बच्चे ये कहते हैं कि हम MCQ सॉल्व कर लेंगे, आखिर में कोड लिख देंगे। अब होता क्या है कि MCQs का पेपर 20 मिनट्स, पहले 20 मिनट्स था, 50 मिनट्स के बाद आपसे ले लिया जाएगा। अब बच्चे सोल्यूशन में इतना मैफ होते हैं, इतना वो बिज़ी होते हैं कि जब उनसे वो पेपर छीन लिया जाता है तो वो कोड लिखना भूल जाते हैं। बहुत दफ़ा केसेस में हमने देखा है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मेरे पास ऐसी कॉपियाँ आई हैं जिसमें बच्चे ने 18 और 20 तक MCQ सही किए हैं, लेकिन वो कोड लिखना भूल गया। क्यों बोला होगा? उसने सॉल्यूशन कर दिया, वो इस इंतज़ार में होगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं कोड लिखूँगा, मैं टाइम को बचाना चाहता हूँ, मैं MCQs पहले सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में कोड लिख दूँगा। कोड लिखना भूल जाता है। अब उसके साथ क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़र्ज़ किया आपके पास कोड नंबर 9 आ गया, तो आपने कोड नंबर 9 हाईलाइट करके मार्कर के साथ लिख देना है। उसके बाद जब MCQs आते हैं तो अक्सर बच्चे सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है। याद रखिएगा, क्लियरली आपके MCQs के क्वेश्चन पेपर पे लिखा जाता है कि राइट द आंसर इन फुल। राइट द आंसर इन फुल का मतलब बेटा ये होता है कि जो आंसर है वो आंसर पूरा लिखना है आपने, उसका ऑप्शन नंबर नहीं लिखना, ABC या 1 2 3 नहीं लिखना, बल्कि जो करेक्ट आंसर है वो पूरा आंसर आपने लिखना है। क्लियरली लिखा जाता है कि राइट द आंसर इन फुल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक MCQ में लिखता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ या इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। अब वो आपको ऑप्शन देगा स्टैरिक लगा के, मार्शल, ठीक है, रॉबिन्स, स्मिथ, एडम स्मिथ या के डेविड। इसका आंसर क्या होगा? और सिंपल सा है, आना चाहिए बच्चों को। क्या इसका आंसर है? एडम स्मिथ इसका आंसर है। फर्स्ट क्या, ये आपका फर्स्ट MCQ। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे क्या लिख देते हैं, बच्चे सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि शायद ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, या ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ऐसा नहीं है। बच्चे क्या लिख देते हैं, क्या आंसर होना चाहिए इसका, वो C लिख देते हैं। ये गलत तरीका है, इस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। या बच्चे लिख देते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 3 है, इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पेशली बोला गया है कि राइट द आंसर इन फुल, तो आप लोगों ने करना क्या है, उसका पूरा आंसर लिखना है, जो भी आंसर है इसका। क्या आंसर है? एडम स्मिथ। तो आपने पूरा क्या लिखना होगा, एडम स्मिथ। बात समझ में आ रही है? इस ट्रेनिंग से इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। जब भी आप पेपर सॉल्व करें किसी भी सब्जेक्ट का, हमेशा उसका फुल आंसर, ये स्टैरिक इसीलिए लगाया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, नंबरिंग ना लिखे, हमेशा इसका फुल आंसर लिखिएगा। इसी तरीके से
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गलती से इसका आंसर लिख दिया, गलती से रॉबिन्स लिख दिया, फिर आपको बाद में ख्याल आया, आपने सोचा नहीं रॉबिन्स नहीं था, आपने इसको काटा और आपने लिख दिया एडम स्मिथ, बल्कि बाद बच्चे तो उसके ऊपर वाइटो लगा देते हैं। तो क्या इस पे नंबर मिलेंगे आपको? बात ध्यान में रखिएगा, बोर्ड में अगर आप ओवर राइटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, वाइटो लगाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, तो उस पे बोर्ड का रूल ये है कि वो एग्जामिनर को ऑथोराइज़ करता है कि वो चाहे तो मार्क्स दे, चाहे तो मार्क्स ना दे। और अगर वो मार्क्स नहीं देगा तो बोर्ड उससे पूछेगा नहीं कि आपने क्यों मार्क्स नहीं दिए। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे लोग नहीं देते मार्क्स, मैं दे देता हूँ क्योंकि मुझे बच्चे को पास करना होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर्स ओवर राइटिंग पे, कटिंग पे मार्क्स नहीं देते। इसलिए एमसीक्यूज़ 6 दफ़ा सोचें, लिखें एक दफ़ा, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है कि बाद में आपने उसके ऊपर वाइटो लगा दिया, इंक रिमूवर लगा के दोबारा जब लिखेंगे वो भी वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। कोड नंबर लिखना है, प्रॉपर आंसर लिखना है, जब ये सारा काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। अब दूसरी चीज़ कि एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे की जाए, इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने अपने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन, उसके जो आपके प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो करते हो और जो शॉर्ट कैलकुलेशंस हैं उसको आपने करना होगा। ये कैलकुलेशन एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं होते, उसके नंबर नहीं होते, आपने खाली इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज़ का पेपर अब 2 घंटे का आपका पेपर होगा, वो 2 घंटे आपके पास नहीं रहेगा। 50 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं, 50 मिनट्स के बाद वो पेपर आपसे ले लिया जाएगा, आप उसको देख नहीं सकोगे। आपको एक दूसरा पेपर दिया जाएगा जिसमें सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। तो इस उम्मीद पे ना रहें कि आखिर में कर लूँगा, बीच में कर लूँगा। कोडिंग, नंबरिंग, नंबर का सीक्वेंस आउट नहीं करना, अपनी तरफ से नंबर अलॉट नहीं करना। एमसीक्यूज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दूसरे नंबर पे जो हम लोग फेस करते हैं बोर्ड में, वो होती है सीक्वेंस। एक बच्चा सीक्वेंस कर रहा था, क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस से चल रहा था, अचानक वो चौथे नंबर पे जब पहुंचा तो उसने चौथे जगह पे 5वें का आंसर लिख दिया और 5वें पे चौथे का आंसर लिख दिया। और जब वो ऐसा शुरू हुआ, जब ये सीक्वेंस उसकी यहाँ से आउट हो गई तो 20 एमसीक्यूज़ तक जाते हैं उसकी सीक्वेंस आउट हो गई। एक जगह गलती करने की वजह से तीसरे और चौथे में गलती करने की वजह से चौथे का आंसर 5वें पे लिख दिया, 5वें का चौथे पे लिख दिया। अब छठे का आंसर भी इसी तरह वो चेंज करता गया। नतीजा क्या हुआ, एक जगह अगर आप गलती करेंगे वो गलती एंड तक जाएगी, यानी आपके 3 एमसीक्यू सही होंगे, चौथे के बाद आपकी गलती स्टार्ट हो गई तो वो मार्क्स आपको उसके नहीं मिलेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज़ पहले 20 होते थे, 20 में हमने बात फेस की है कि बच्चा सीक्वेंस आउट कर गया, 3 नंबर मिले, 17 नंबर नहीं मिलेंगे उसको। अब आपके वेटेज ज़्यादा है, 50 मार्क्स है, तो अगर आपने चौथे 5वें नंबर पे गलती की, 4-5 नंबर तक आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपने बेशक सही आंसर लिखे हो लेकिन आंसर को उनकी जगह पे ना लिखा हो, एमसीक्यूज़ में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चा सीक्वेंस आउट कर देता है, हमारे पास की होती है, हम उससे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि बच्चा सही लिख रहा था, आंसर सही थे, नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर गलत हो जाता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स लूज़ कर जाता है। तो बहुत एहतियात के साथ, एहतियात बेटा इसलिए ज़रूरी है कि अब इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हो गई। पहले आप 20% मार्क्स लूज़ कर रहे थे, अब 50% मार्क्स लूज़ कर जाएंगे। जब लूज़ करने से बच जाएंगे तो फिर आप गेनिंग की तरफ जाएंगे। इन तमाम पॉइंट्स को बेटा जहन में रखिए। अब आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। ये तो मैंने प्रोसीजर्स आपको बताया कि एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किस तरह करना है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी एमसीक्यूज़ की, पास पेपर्स पढ़ रहे हैं? ठीक है बेटा, तो इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इस पर हम एक मज़ीद वीडियो रखेंगे फॉर द प्रोसीजर के किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कैलकुलेशंस किस तरह, प्रैक्टिस किस तरह करनी है। जिस तरह अकाउंटिंग की आप प्रैक्टिस करते हैं, इकोनॉमिक्स के ग्राफ की आप प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस मैथ स्टैट्स की प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप फौरी तौर पर उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से बेटा बचिए। कटिंग, ओवर राइटिंग नहीं करनी, और अगर कर ली तो ये फिर आपकी किस्मत पे है कि पेपर चेक करने वाला कौन है। वो दे भी सकता है आपको मार्क्स, वो नहीं भी दे सकता। इस पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो पेपर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है
उसमें सेक्शन ए 50 मिनट्स का होगा, सेक्शन बी और सी का अलग से पेपर होगा, वो होगा 1 आवर एंड 10 मिनट्स का। तो इस बात ध्यान में रखिएगा, MCQs 2 घंटे आपके पास नहीं रहेंगे, आपसे वापस ले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको उसके करेक्शन का टाइम नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए अगर आधा पेपर आपके पास से चला जाए, 50% पेपर चला जाए, तो मज़ीद 50 में आप कितना स्कोर कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप लोगों की जो परसेंटेज होगी इंटरमीडिएट की, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए, आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की परसेंटेज नहीं आई है, आप लोगों को फर्स्ट ईयर के सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट्स मिले, सेकेंड ईयर से मैं मुखातिब हूँ। अब जब आपकी ओवरऑल परसेंटेज काउंट की जाएगी तो वो सेकेंड ईयर की बेस पे काउंट की जाएगी। आपने फर्स्ट ईयर में चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा हो, वो सब आपका बराबर हो गया। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो भी बराबर हो गया। बहुत अच्छा पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला दोनों को क्या मिला, सेम सर्टिफिकेट मिला। अब आपका जितना भी ग्रेड बनेगा यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, जितनी परसेंटेज आपकी होगी वो बेस करेगी सेकेंड ईयर की परसेंटेज पे। अगर सेकेंड ईयर में आपने अच्छा पढ़ दिया, आपने 70% ले ली, 75% ले ली, तो आपका ओवरऑल भी वही 70 और 75 ही काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से ये बहुत रिस्की है इस वक्त आप लोग, खासतौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, कि एक तो उनकी परसेंटेज डू एंड डाई वाली होगी। फर्स्ट ईयर वाले के पास चांस है, अगर फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आ गए तो सेकेंड ईयर में ज़्यादा मेहनत करके उसको एवरेज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर वालों के पास चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा और अभी भी आप नहीं पढ़ रहे तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है आप लोगों के लिए, इसलिए कि आपका पूरा ग्रेड, आपके आगे पूरी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स, ये सारा का सारा डिपेंड करेगा आपके सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं अभी कुछ ये बुक्स देखूंगा, अगर डिफरेंट शॉप्स से अवेलेबल होती हैं तो मैं आपको उनके शॉप्स के नाम बता दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकेंगे। ख़ुद भी कोशिश करें, टीचर्स को भी इन्वॉल्व करें, आपस में भी डिस्कशन करें। इसके अंदर बाकायदा इनके सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, तो इसमें आपको ख़ुद भी सीखने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ भी हैं। अच्छा, एक एम्बिग्विटी से मुझे बात याद आई, जब आप MCQs अटैम्प्ट करते हैं और किसी MCQ का पहला ऑप्शन अगर आपको सही नज़र आए, उसे कभी भी मत लिखिएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक MCQ लिखूं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ, क्या होता है, रिकॉर्डिंग, चले रिकॉर्डिंग लिख दिया। जब भी किसी MCQ का पहला आंसर आपको सही लगे, उसको आंखें बंद करके एक्साइटमेंट में मत लिख देना। इसका सही आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, ये तीनों है ना, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट में जहाँ उनको पहला आंसर नज़र आया, हाँ ये फ़ौरन टाइम बचाने के लिए वो बाकी पढ़ते ही नहीं है, फ़ौरन पहला आंसर लिख देते हैं। नतीजा क्या होता है? हालांकि अगर आप लिख देंगे रिकॉर्डिंग, है ना सही बात, सही है ना, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये वाली बात भी सही है और फिर ये वाली बात भी सही है। तो इसका आंसर ना ये है, ना ये है, ना ये, इसका आंसर बेसिकली क्या होगा? इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव का मतलब चारों ऑप्शन सही दिए, तीनों ऑप्शन आपको सही दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला आंसर गलत है। क्या हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग गलत है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ये भी सही है। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो रिकॉर्डेड डेटा होता है उसको क्लासीफाई करते हैं, कह सकते हैं कि गलत है? नहीं कह सकते, ये भी सही है। एनालिसिस किया जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इन कन्फ्यूजन से आपने बचना है। जब भी किसी भी चीज़ का MCQ आपको पहला वाला सही लगे तो उस पर आपको शक पड़ जाना चाहिए, क्या पहला सही है तो दूसरा भी पढ़ लें, कहीं ऐसा ना दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो। और कभी कभी याद रखिएगा, बोर्ड में कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसे MCQs आ जाते हैं जिसमें दो आंसर्स, ये बोर्ड की गलती है, जिसमें दो आंसर सही होते हैं। वो बोर्ड की गलती हम मीटिंग में जाके डिस्कस करते हैं और फिर हम दोनों आंसर लिखने वाले बच्चे को मार्क्स देते हैं। तो अगर आपको कोई आंसर ऐसा लगता है जिसमें दो तरह के आंसर्स हैं, तो किसी भी एक सही आंसर को लिख देंगे तो आपका बोर्ड आपको उसको नंबर देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूँ लिखूँ कि बोर्ड में भी बहुत गलतियाँ होती हैं और एम्बिगुएंट
MCQs बनाए जाते हैं। अगर मैं एक MCQ लिखूँ यहाँ पे कि इक्विपमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल। बड़ा क्या आंसर है इसका? इक्विपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट, नॉन करंट एसेट, एक्सपेंस एंड कैपिटल। क्या आंसर होगा इसका? क्या? नॉन करंट एसेट। एसेट नहीं है बट तो नॉन करंट भी तो एसेट्स ही होते हैं ना। क्या नॉन करंट एसेट्स एसेट नहीं होते? तो बोर्ड में कभी कभी इस तरह की मिस्टेक्स भी गलती से आ जाती हैं, क्योंकि रात के 2 बजे पेपर टाइप हो रहा होता है और मॉडरेटर जो होता है वो इस तरह की माइन्यूट मिस्टेक कर सकता है। इक्विपमेंट एसेट भी है, इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट भी है, दोनों बातें उसके अंदर हैं। अब आप इस पे कंफ्यूज होकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये लिखें या वो लिखें। ये याद रखिएगा, दोनों बातें सही हैं। तो जब दोनों बातें सही हैं तो आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आप इनमें से कोई सा भी आंसर लिखेंगे, बोर्ड आपको उसके नंबर देगा। ये आपकी गलती नहीं है कि टाइपिस्ट की गलती है, ये पेपर बनाने वाले की भी गलती हो सकती है। तो 2-3 बातें बेटा मैंने आपको बताई कि कभी भी फर्स्ट आंसर को सेलेक्ट मत कीजिएगा, कभी भी फर्स्ट आंसर के साथ दूसरे आंसर को रिजेक्ट मत कीजिएगा। कभी कभी 2 आंसर भी सही होते हैं क्योंकि आप डिफरेंट एंगल से उसको सोच रहे होते हैं। तो ये जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं, इस पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ MCQs के पेपर दूँ और आपसे सॉल्व करवाऊँ। बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे उसके कोडिंग डाले जाएँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और जब आपको हाथ में बोर्ड का पेपर आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोड क्या होता है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। एक ख़ास पैटर्न पर आप उसको इंशाल्लाह लिखते चले जाएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी इंट्रोडक्शन, इस पे इंशाल्लाह मज़ीद काम करेंगे। बिकॉज MCQs आपके अगेन मैं कह रहा हूँ 50% का मतलब आपका आधा पेपर, आपका आधा साल इन MCQs के ऊपर बेस कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।